उपभोक्ता राज्य से हम उत्पादन राज्य की तरफ अग्रसर होंगे। क्या आप वजह रही कि सर एक घोषणा पत्र को अलग नाम देना पड़ रहा है हर पार्टियों को? क्या ये वही नहीं है कि शुद्ध देसी घी वाला जो डब्बे में लिखा रहता है शुद्ध देसी घी, तो वो एक तरह से जस्टिफाई करने की कोशिश करते तो हैं? हमारा बहुत महत्वपूर्ण है वह है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। हम इस बार ब्लॉक को केंद्रित करके पूरा डेवलपमेंट प्लान बनाने जा रहे हैं। ये एक अजीबोगरीब सा मसला है जिस पर हम मेरे को लग रहा है कि इस पर विचार होना चाहिए। जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। नमस्कार, मैं अंकित लखेड़ा और आप देख रहे हैं समय साक्ष। आज मैं मौजूद हूं कांग्रेस कार्यालय में, प्रदेश कार्यालय में, और मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के घोषणा पत्र को लिखने वाले प्रेम बहुखंडी जी। तो उनसे तमाम सारी चीज़ों पर बात करेंगे, घोषणा पत्र से लेकर के और प्रदेश की राजनीति पर। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो आपने घोषणा पत्र जारी कर दिया, चार धाम चार काम आपने इसका मेन उद्देश्य बताया। तो सर बताइए, क्या सोच रही जो घोषणा पत्र को जारी करने में, तैयार करने में, क्या क्या बताइए इसको। देखिए, उत्तराखंड की अगर ऐतिहासिक चीज़ों पे देखें तो 2 बड़ी समस्याएं हैं, खासकर पर्वतीय क्षेत्र की। मैं उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्र इसलिए बोल रहा हूँ कि जो ओरिजिनल उत्तराखंड की मांग थी वो पर्वतीय क्षेत्रों के होने वाले पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की कमी, विकास की कमी, वो था हमारा मांग, जिस वजह से राज्य बना है। और जो हम उसके मूल में जाते हैं कि मूल क्यों है, सारे कारण क्या है, ऐतिहासिक कारणों पे जाते हैं तो हमें पता चलता है कि उत्तराखंड के अंदर एक गांव के अंदर प्रोडक्शन कम है, अल्प उत्पादन है, या उत्पादन है ही नहीं, या तो अनुत्पादक राज्य हमारे गांव हैं या अल्प उत्पादक हैं। और जो उत्तराखंड जो राज्य है वो मुख्यतः उपभोक्ता राज्य है। हम इधर उधर से कमा के लाते हैं और यहाँ पे चीज़ें खरीदते हैं और उपभोग करते हैं। हमारे राज्य के अंदर हम दूध से लेके, सब्जी से लेके, कद्दू से लेके, कंघी, शीशा सब जो है बाहर से इंपोर्ट करते हैं। मतलब इंपोर्ट करने का मतलब है कि दूसरे राज्यों से आता है। हमारे अपना उत्पादन सिस्टम बहुत ख़राब है। इस बार हमने ये सोचा कि हम उत्तराखंड के अंदर उत्पादन को बढ़ाएंगे और हर प्रकार के उत्पादन को बढ़ाएंगे। मछली की, मीट का, शीशा, कंघी, जो भी ज़रूरत है रोज़मर्रा के जीवन में उसके उत्पादन पे काम करेंगे और हम अगले 5 साल के अंदर उत्पादक राज्य बनाएंगे। तो एक उत्पादक राज्य, उपभोक्ता राज्य से हम उत्पादन राज्य की तरफ अग्रसर होंगे। सर, उत्तराखंडी स्वाभिमान प्रतिज्ञा पत्र, यह नाम दिया कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को। ऐसे ही बीजेपी का संकल्प पत्र और तमाम सारे दलों के अलग अलग नामों से, रोचक नामों से जो है घोषणा पत्र जारी करते हैं। तो क्या आप वजह रही कि सर एक घोषणा पत्र को अलग नाम देना पड़ रहा है हर पार्टियों को? क्या ये वही नहीं है कि शुद्ध देसी घी वाला जो डब्बे में लिखा रहता है शुद्ध देसी घी, तो वो एक तरह से जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं जी हम ही शुद्ध बेचते हैं? तो ठीक है, ये ऐसा होता है कि जो लेखक होता है उसने लिख दिया। नहीं, जैसे कि सीएम धामी अपने आप को मुख्य सेवक बोल रहे हैं, भाई मुख्यमंत्री ही क्यों नहीं? मैं भाई करूँ, ये तो ये होता है कि हमने लिख दिया उसको। अब आजकल एडवर्टाइजिंग का ज़माना है, तो जो एडवर्टाइजिंग वाले लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं जो इस काम के, मैं तो उसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो उनको लगा कि कुछ कैची वर्ड होना चाहिए, तो कैची वर्ड है। लेकिन जिस पर मैं मुख्य फोकस करना चाहूँगा इससे हटकर, वो ये है कि हमारे राज्य के अंदर मैंने आपको बताया कि उत्पादकता और अनुत्पादकता एक बड़ा मुद्दा है। दूसरा बड़ा मुद्दा, हम पिछले 20 साल के अंदर लगातार कर्जे में जा रहे हैं, लगातार कर्जे में जा रहे हैं। हम लगभग 72-74 हज़ार करोड़ रुपए का कर्जा उत्तराखंड के ऊपर हो चुका है। हमारा जो फिस्कल डिफिसिट है, जो कर वो है, हमारा जो खर्चा है वो ज़्यादा है और हमारी कमाई कम है। लगभग 4.6% पिछली सरकार का, ये पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमारा फिस्कल डिफिसिट था। ठीक है, हमको इसको ठीक करना चाहिए, तो हम एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करेंगे। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जिस तरह की राजनीतिक अस्थिरता रही है, भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक अस्थिरता फैलाई है, किसी मुख्यमंत्री को ढंग से काम नहीं करने दिया। पहली सरकार में वही हुआ, दूसरी सरकार में उनके हुआ है तो 3 मुख्यमंत्री बदल दिए, पहली सरकार में 2 बदल दिए, फिर तीसरी सरकार में उन्होंने 3 बदल दिए। तो ये जो राजनीतिक अस्थिरता की वजह से कोई भी मुख्यमंत्री लॉन्ग टर्म एक विजन लेकर, एक लॉन्ग टर्म विजन लेकर काम नहीं कर पा रहा। नरेंद्र तिवारी जी ने किया, बहुत अच्छी तरह से काम करा। हरीश रावत जी आए लेकिन उनका भी बहुत कम टाइम था, तो उसमें 1.5-2 साल में जो कर सकते थे कर पाए। हमने पहली बार इस घोषणा पत्र के तहत एक लॉन्ग टर्म विजन दिया है कि हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को ठीक करेंगे, नंबर 1, और फाइनेंशियल नए रिसोर्सेज जनरेट करेंगे। हम सिर्फ बैंकों के पास जाके उधार नहीं मांगेंगे, हम केंद्र सरकार के पास उधार नहीं जाएंगे, बल्कि हम कोई नए तरीके ईजाद करेंगे जिससे हम अपना जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसको सुधारेंगे। एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो हमारे उत्तराखंड के अंदर वो है, जो हमारे पक्ष में है, वो है कि हमारे पास मानव संसाधन बहुत है, पढ़ा लिखा मानव संसाधन है, शार्प मानव संसाधन है। मतलब वो बिल्कुल वो ऐसा नहीं है ना, ठप दिमाग का नहीं है, पढ़ा लिखा है, शार्प है। हमारे पास फौजी, पूर्व फौजी जो 40 से 42 साल की उम्र में रिटायर होकर आ जाते हैं, उनके पास 20 साल का एक अनुभव होता है, 20 साल का एक डिसिप्लिन लाइफ होती है। उस डिसिप्लिन को हम इस्तेमाल नहीं कर पाए आज तक पिछले 20 साल में। तो इसलिए हमने जो दूसरा मुख्य पॉइंट लिखा है वो लिखा है हमने कि हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करेंगे, मानव संसाधन का
बेहतरीन उपयोग करेंगे। हमारे एक और समस्या है, पहाड़ों से लड़के गरीबी के तहत साधारण परिवारों से वो वहाँ से पलायन कर रहे हैं। कौन सा पलायन कर रहे हैं? डिस्ट्रेस पलायन कर रहे हैं, स्किल्ड नहीं हो रहे, वो पूरी तरह से सीख के नहीं आ रहे। पलायन कोई बुरा नहीं है, पलायन इस दुनिया के अंदर अपने आप में, पूरी दुनिया के अंदर पलायन की वजह से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की चीज़ें डेवलप होती हैं। इस दुनिया के अंदर जो उसका विकास हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, सभ्यताओं का विकास है, भाषा का विकास है, विज्ञान का विकास है, वो उन लोगों ने किया जो पलायन करके गए। जनरल खंडूरी हो जाए, BS रावत साहब हो गए, जनरल रावत हो गए, बिपिन रावत जी हो गए, या अजीत डोभाल जी हैं, सब इसलिए हम इनको अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि पलायन करके गए। लेकिन ये कैसे पलायन करके गए? ये एस्पिरेशनल पलायन था, ये यहाँ से तैयार होके गए, ये बाहर जाके इन्होंने दुनिया पे कब्जा किया है। हम चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को हम स्किल करें। एक तो अनस्किल्ड लेबर कोई ना जाए यहाँ से, अनस्किल्ड आदमी कोई ना जाए। जो अगर किसी ने बाहर जाना भी है तो कमा के अपना स्किल्ड होके जाए, तो हम उनको स्किल करने की बात कर रहे हैं। तो और हमारी कोशिश होगी कि वो जाए ही ना यहाँ, और उसको हम अपने ही गाँव में कुछ ना कुछ रोज़गार उपलब्ध करा दें। क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र के अंदर अगर आप देखेंगे, अनफॉर्चुनेटली आप दोनों भी पर्वतीय क्षेत्र से हैं और मैं भी पर्वतीय क्षेत्र से हूँ, वहाँ नौजवान है ही नहीं। और जिस जगह में नौजवान ही नहीं है तो कौन नए काम कौन करेगा, नए खेत कौन खूब बनाएगा, नई नहरें कौन बनाएगा? उस पर कोई काम तो कर नहीं रहा है। बुजुर्ग हैं, उनका जितने गुजारा चल जा रहा है उतने से काम कर रहे हैं। तो दूसरा पॉइंट जो हमारा बहुत महत्वपूर्ण है वह है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये दो काम हम सबसे प्रमुखता से करने जा रहे हैं। आपने जो अभी बात कही उसमें ये कहीं ना कहीं ये जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप भी जो है स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो क्या ये एक तरह से जो बीजेपी की अप्रोच है उसी पे आगे बढ़ना नहीं हुआ स्वरोजगार को लेकर? नहीं, उनकी कौन सी अप्रोच है, मुझे ये समझ नहीं आया। मैंने तो आपको नहीं, वो सिर्फ हवा में बोलना स्वरोजगार कैसे नहीं होता है। हमने कहा है कि उत्पादन और उत्पादकता को हम बढ़ाएंगे। हम इस बार जो स्टेट में, अभी हमारे राज्य में क्या होता है कि जो लक्ष्य तय होते हैं ना सरकार के अंदर, लक्ष्य होते हैं राज्य भर के तय, और राज्य भर के लक्ष्य तय होते हैं। तो जब अगर आप उधम सिंह नगर में रिपोर्ट पूछो तो वो कहते हैं कि उत्तरकाशी में प्रोडक्शन हो गया है। अगर उत्तरकाशी में पूछो तो वो कहते हैं कि पिथौरागढ़ में हो गया, हमारे यहाँ नहीं हुआ लेकिन पिथौरागढ़ में हो गया। और इस तरह झूठे सच्चे राज। हम पहली बार ब्लॉक लेवल के लक्ष्य दे रहे हैं। इस बार लक्ष्य जो है ब्लॉक में तय होगा। हम एक और काम करने जा रहे हैं, जो इनोवेटिव काम करने जा रहे हैं। हम इस बार ब्लॉक को केंद्रित करके पूरा डेवलपमेंट प्लान बनाने जा रहे हैं। ब्लॉक में क्या क्या करने जा रहे हैं? क्लास 3 और क्लास 4 की जो पोस्ट हैं उन सबको हम ब्लॉक लेवल का कैडर बना रहे हैं कि जो भी नया भर्ती होगी, अगर वो मान के चलो घाट ब्लॉक चमोली की है तो घाट ब्लॉक चमोली में जिस भर्ती होगी क्लास 3 क्लास 4 प्राइमरी टीचर और अपर प्राइमरी टीचर यानी कि जूनियर हाई स्कूल के जो टीचर हैं, वो नौकरी में जो व्यक्ति जाएगा, हम किसी को रोक नहीं रहे कौन वहाँ जाएगा कौन नहीं जाएगा, लेकिन हमें कहेंगे जब आप चले गए ना तो अब आपका ट्रांसफ़र उसी ब्लॉक के बाहर नहीं होगा। तो हमें उम्मीद कर रहे हैं कि वहीं का आदमी रहेगा काम में, हम उम्मीद कर रहे हैं कि वहीं का लोग होगा। तो उससे क्या होगा, जब एक ब्लॉक में अगर 500 लोग सरकारी नौकरी वाले वहाँ रहेंगे जिनकी तनख्वाह 50,000 रुपये होगी, तो उस पैसे को वहाँ खर्च भी करेंगे, सब्जी भी खाएंगे, दूध भी खाएंगे, उससे उत्पादन बढ़ेगा। तो ये एक नया चीज़ हम क्रिएट करने जा रहे हैं। ये एक नई सोच दिखती है। सर एक 40% महिलाओं को रोजगार देने की बात कही है, तो सर 40% प्रियंका जी ने भी कहा था कि भाई हम 40% जो है सीटें देंगे विधानसभा में। यहाँ पे तो उत्तराखंड में 4 सीटें मात्र दी हैं। नहीं, हमने 40% रोजगार की बात करी है ना। मैं सुन तो लो, घोषणा पत्र में ये जो सीटों वाला मसला है वो एक अलग मामला है, वो पॉलिटिकल डिसीजन है। उसके मैं चूँकि उस कमेटी में नहीं था तो मुझे नहीं मालूम कि उसमें कमेटी में क्या हुआ है। ठीक है, वो एक अलग, अच्छा यूपी की लिए स्थिति अलग है। जैसे 500 रुपये सिलेंडर की बात है। कल मुझसे कोई सवाल पूछ रहा था कि आप कह रहे हो कि हम 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, जबकि आप बाकी राज्यों में जहां आपकी सरकार है वहां तो 500 रुपये में सिलेंडर नहीं दे रहे हो, फिर यहाँ क्यों दे रहे हो और कैसे दे रहे हो? मैंने उनको कहा कि यही उत्तराखंड एकमात्र राज्य ऐसा है जिसका 71% भूभाग फॉरेस्ट है। हमारे पर्वतीय क्षेत्र के अंदर तो 90% भूभाग है में फॉरेस्ट है। हमारा गांव चारों की तरफ जंगल से घिरा हुआ है। हमारे जंगलों पे हमारा अधिकार नहीं है, हम लकड़ी नहीं ला पा रहे, पानी नहीं ला पाए, और हम पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं। और हम शुद्ध पानी दे रहे हैं इस देश को, हम शुद्ध हवा दे रहे हैं इस देश को। हमने जंगल नहीं काटा, उसकी वजह से हमारा विकास अवरुद्ध हुआ है। उसके एवज में हम सरकार से, केंद्र सरकार से अपना अधिकार मांग रहे हैं, और उस अधिकार को हम लोगों को ट्रांसफ़र कर रहे हैं कि ठीक है, अगर केंद्र सरकार नहीं दे पा रही है, या जो सरकारों की वजह से आपके शुद्ध हवा की वजह से बॉम्बे तरक्की कर पाया, दिल्ली तरक्की कर पाया, बाकी लोग तरक्की कर पाए आपकी लकड़ी की वजह से, आपके लकड़ियों काट के उन्होंने जो स्लीपर बनाए उसके रेलवे के या और चीज़ों से आप नहीं कर पाए, हम उसके एवज में आपको पैसा दे रहे हैं। और इसलिए हम गैस सिलेंडर को 500 की करने की बात करें। वही बात हमने कहा कि हमारे राज्य में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है राज्य बनाने में, राज्य की अर्थव्यवस्था को चलाने में। अब आप देखिए, एक फौजी फौज में रहता है, वो पता क्यों फौज में आराम से रह लेता है? क्यों वो देश की सीमा की रक्षा कर लेता है? क्योंकि उसको पता है कि उसके घर में उसकी पत्नी, उसकी माँ या उसकी बहन वो पूरी अर्थव्यवस्था को संभाल के रखी हुई है घर की।
वो घर में मतलब उस मजबूती के साथ रखिए, इसलिए वो वहाँ कर ले। अगर उसके बाद समस्या होती है, अरे पता नहीं घर में क्या हो रहा होगा, कैसे हो रहा होगा, तो वो कैसे सेवा कर पाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ की महिलाएं चूँकि सशक्त हैं, तो उनको हम 40% आरक्षण देने जा रहे हैं। किसमें? सरकारी नौकरियों में, और विशेषकर पुलिस में हम तत्काल देने जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी सोच है आपकी। महिलाओं की आप बात करें, महिलाओं की आपने बात की, तो वैसे ही आपने एक घोषणा पत्र में ये भी लिखा है कि भाई सरकारी बसों में महिलाओं को जो है मुफ्त यात्रा की जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि केजरीवाल की जो उसको आप नहीं, अपना रहे हैं? बिल्कुल नहीं। हमने महिलाओं के लिए सरकारी बसों में कहा है कि वो घर से और काम के स्थान पर जाने के लिए, एक खास है कि घर से और काम के स्थल पर जाने के लिए उनको हम महिलाओं को दे रहे हैं। क्योंकि हो क्या रहा है देहरादून में, हमारे पास जब हमने कंसल्टेशन करा तो पता चला कि देहरादून से लड़कियों को सिलागुई जाना पड़ रहा है नौकरी के लिए या शिक्षा के लिए या अलग अलग इंस्टीट्यूशन में। उसका इतना ज़्यादा पैसा लग जा रहा है, पर्वतीय क्षेत्र में इतना ज़्यादा पैसा लग जा रहा है लड़की का एक जगह से दूसरी जगह जाने के। आर्थिक स्थिति खराब है। और दूसरी बात, भारतीय गणराज्य में भारत सरकार संविधान में लिखा हुआ है कि यहाँ की सरकार कल्याणकारी राज्य है। हमको लाला की दुकान नहीं है। और उस कल्याणकारी राज्य में हमारी जिम्मेवारी है, नैतिक जिम्मेवारी है कि हम जनता के हित की बात करें। तो हम जिन लड़कियों को, जिन महिलाओं को अपने रोजगार पे जाने की ज़रूरत के लिए बसों में जाना पड़ रहा है, अपने शिक्षा के लिए उनको बसों में जाने की ज़रूरत पड़ रही है, उनको हम मुफ्त देने की बात कर रहे हैं। तो ये कहीं भी हमारा अपना ओरिजिनल मॉडल है, हम अपने मॉडल पर काम कर रहे हैं। एक सर, 4 धाम 4 काम के लिए आप बोल रहे हैं कि अलग से विभाग बनाएंगे, तो क्या जो उसके तहत जो विभिन्न विभागों में आने वाले जो काम होंगे, तो क्या वो वही विभाग नहीं कर पाएंगे? इसका मतलब ये नहीं कि आप अलग से एक बोझ डाल रहे हैं जनता पे। नहीं, उस विभाग का निर्माण करके अलग से और ये नहीं, उसमें बोझ क्या होगा। इसमें मैं और बता दूं क्या क्या हमने बनाया। ये 4 धाम 4 विभाग के अलग बता देता हूँ। हमने प्रवासी उत्तराखंडी के लिए एक आयोग बनाने की बात करी है। क्योंकि जो प्रवासी थे, जब राज्य का आंदोलन चल रहा था, तो उत्तराखंड के अंदर अलावा जो बाहर रह रहे थे हमारे लोग, दिल्ली, जयपुर, लुधियाना, XYZ, बॉम्बे में, उन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था, पैसे भी दिए थे और अलग अलग जगह धरना प्रदर्शन भी किया था। उन लोगों को उत्तराखंड की तरफ आकर्षित करने के लिए हम एक प्रवासी आयोग की गठन कर रहे हैं। हम पत्रकारों के लिए एक बोर्ड की बात कर रहे हैं कि पत्रकारों के कल्याण के लिए हम एक बोर्ड गठन करने का, क्योंकि उस दौर में भी पत्रकारों ने बहुत मदद करी थी ज्ञान देने में लेके या और तरीके से हमारे को इकट्ठा करने में पत्रकारों ने बहुत मदद की। तो हम पत्रकारों की मदद करने के लिए एक पत्रकार कल्याण बोर्ड गठन करने की बात करें। वो कल्याण बोर्ड क्या होगा? वो कल्याण बोर्ड जितना भी, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर बोर्ड होता है, जिस कंस्ट्रक्शन वर्कर बोर्ड के अंदर सारा पैसा, जो कंस्ट्रक्शन जो भी होता है कंस्ट्रक्शन, उसका कुछ पैसा उस बोर्ड के पास जाता है, उस बोर्ड के पास जाता है। वैसे ही इसमें जितनी भी सरकार की ऐड होगी, उस ऐड का कुछ पैसा, उस विज्ञापन का कुछ पैसा इस पत्रकार कल्याण बोर्ड के पास जाएगा। तो हम वो भी बनाने की बात कर रहे हैं। हम इसके अलावा जो राज्य, ये जो हमारे आंदोलनकारी हैं, हम आंदोलनकारियों का जो सम्मान परिषद है, एक बना था ना, बीजेपी गवर्नमेंट ने उसे डिफंक कर दिया है, उसको मजबूत करने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा हम एक और काम कर रहे हैं, योजना आयोग और अनुसरण आयोग। वो क्यों बना रहे हैं? क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि बीजेपी सरकार ने, जैसे केंद्र में उन्होंने योजना आयोग को खत्म कर दिया, बीजेपी में क्या हो रहा है कि एक आदमी सोच रहा है और बाकी नीचे ओ हो करते हुए चल रहे हैं बंदरों की तरह। हम कहें कि इस शहर के अंदर, उत्तराखंड राज्य के अंदर इतने सारे एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, उनकी सेवाएं वो मुफ्त में सेवा देने को तैयार हैं। वो कह रहे हैं हमारा इस्तेमाल तो कर दो। रिटायर्ड प्रोफेसर है, रिटायर्ड इंजीनियर है, रिटायर्ड एक्स सर्विसमैन उनके लोग बैठे हुए हैं, अलग अलग फील्डों के एक्सपर्ट, उनको लेकर हम एक योजना आयोग गठन करने की बात कर रहे हैं। वैसे हम एक विभाग बना रहे हैं कि जो हमारी 4 धाम की उसको देखेगा। एक और विभाग की हमने कल्पना करी है, इसमें मंत्रालय की बात नहीं है, विभाग की कल्पना करी, जो हमारे घोषणा पत्र को हूबहू लागू करवाने की जिम्मेदारी लेगा और हर साल जनता के सामने एक रिपोर्ट रखेगा कि हमने कितने लोगों को क्या कर दिया है। एक घोषणा पत्र से एक मैं सवाल करना चाहूँगा सर। अभी केवल 4 महिलाओं को टिकट दिए गए हैं कांग्रेस की तरफ से, उसमें से भी 3 जो है, ऐसा नहीं लगता कि परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं? उनमें से भी 3 सीटें ऐसी, ममता राकेश की हो गई, अनुकृति गोसाई की हो गई और अनुपमा रावत जी की हो गई। ठीक है, भाजपा ने कितनों को दी है? एक पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी को दी है, एक अभी जो विधायक गुजरे हैं उनकी वाइफ को दी है, जो खुद कह रही थी कि मैं कई साल से बीमार हूँ, मैं घर से नहीं निकल पाती, क्योंकि उनका बेटा एक करप्शन में फंसा हुआ है, इसलिए बेटे को ना दे के उसको दे दिया। एक ऐसी पूर्व मंत्री को दी है जो पहले हमारे साथ थी और यहाँ से गई थी, इसलिए उसको दिया है। एक और महिला को दिया है जो एक मंत्री की बेटी वाइफ है, पुराने एक्स मंत्री की वाइफ है।
तो ये एक अजीबोगरीब सा मसला है जिस पर हम, मेरे को लग रहा है कि इस पर विचार होना चाहिए। और मैंने, जैसे कुछ लोग मुझसे कह रहे थे ना कि महिला आरक्षण को लेकर, मैंने कहा हाँ बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन उन महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए जिनके घर से कोई उनका पति, उनका भाई, उनका पिता राजनीति में किसी पद पर न रहा हो। बहुत दिलचस्प आपने बात कही। और सर एक आखिरी सवाल मैं ये जानना चाहूँगा घोषणा पत्र से, इधर ही है यह सवाल भी। राहुल गांधी उत्तराखंड में आते हैं, गंगा जी का आचमन करते हैं, उस पर जो है अभी बीते दिनों जो है कुछ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो है बात उछल गई मीडिया से लेकर और तमाम सारे प्लेटफॉर्म्स पे, तो इस पे क्या, किस तरीके से देखते हैं और क्या कहेंगे? उत्तराखंड का जो पर्वतीय क्षेत्र है, खासकर अपर हिमालय, ऐसी स्थिति में जब कांग्रेस बात करिए 4 धाम 4 काम, मैं हम और आप सब पर्वतीय क्षेत्र के हैं। 5-5 किलोमीटर भाग के स्कूल में जाते थे। हमारे घर की बहनें, बेटियां जंगलों में जाती हैं दौड़ दौड़ के, हम खुद जाते थे। हमने कभी सोचा है कि इनके लिए एक अगर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन जाए तो कितना अच्छा स्पोर्ट्स कर सकती हैं। हम पर्वतीय क्षेत्र के अंदर, अपर हिमालय के अंदर एक विशेष खेल अकादमी की व्यवस्था करने की बात कर रहे हैं, जो स्पेशली हमारे जो अपर रीचेज के, जो लड़कियां, जो लड़के जंगलों में ज़ोर ज़ोर से चढ़ जाते हैं ना, उनके खेलों में उनके शारीरिक क्षमता का इस्तेमाल करने की बात करने जा रहे हैं। हम एक पहली उत्तराखंड के अंदर पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम उत्तराखंड के अंदर बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ की बात करें। हम ठंडे पानी, हमारे पहाड़ के अंदर जो पानी है बहुत ठंडा है, हमारे पहाड़ के अंदर पानी के अंदर ग्रेविटी है, वो तेज़ी से नीचे जा रहा है, हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाए आज तक। हम उसके इस्तेमाल करने की बात करें, नई टेक्नोलॉजी डेवलप करने की बात करें। जिस शब्द पर आपने बोला है, क्या मैंने वो शब्द इतनी देर में इस्तेमाल किया? तो जब मैंने इस्तेमाल नहीं किया तो इसका मतलब है कि एक खास राजनीतिक विचारधारा, जो मेरे वाले जो विचार है, मैं इसमें डॉक्टरेट हूँ, जो मैंने आपको बोला है, मैंने डॉक्टरेट हूँ इसमें, PhD हूँ मैं इसमें, और हम लोग पिछले 2 साल से इस पे लगे हुए हैं। और हमने उत्तराखंड के अंदर नहीं भी करे होंगे तो मेरे ख्याल से 500 पदयात्राएं करी हैं। हमने कम से कम 250 कंसल्टेशन करें अलग अलग समूहों के साथ, और उनके साथ बैठने के बाद, चर्चा के बाद एक डॉक्यूमेंट लिखा गया। आप इस डॉक्यूमेंट को पढ़िए, आप दोनों नौजवान हो, पढ़िए इस डॉक्यूमेंट को, और उस डॉक्यूमेंट को पढ़ने के बाद आपको समझ आएगा कि कितने मेहनत से हमने ये डॉक्यूमेंट लिखा है। कह रहे हैं कि तुमने इतना बढ़िया घोषणा पत्र लिख दिया कि उसका हम जवाब नहीं दे पा रहे। इसलिए जब आप सामने वाले से लड़ नहीं पाते तो आप कीचड़ में पत्थर फेंकते हो। क्यों फेंकते हो? क्योंकि आपको लगता है कुछ चीटे इस पे जाएंगे, कुछ मेरे पे जाएंगे। अरे हम तो शब्द को इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। मैंने तो कहा कि हम हायर रीचेज पे एक स्पोर्ट्स नहीं, बिल्कुल नहीं कहा उन्होंने, बिल्कुल नहीं कहा। मेरे को एक चैनल ने पूछा, मैंने कहा हरीश रावत जी ने पिछले 5 साल में क्या क्या कहा है उस पर बात करें। उत्तराखंडीय शब्द कॉइन किया है हमने। 18 तरह की पेंशन शुरू करी थी, इस बार हम उनको 21 तरह की पेंशन बना रहे हैं। अरे वो जो बेचारे जिनकी हाइट कम होती है ना, क्या बोलते हैं उनको, गिट्ठे जो होते हैं, जो बेचारे जिस औरत का पति हैंडीकैप्ड होता है, जिस औरत का बच्चा थोड़ा सा दिमागी तौर पे बीमार होता है, ऐसे लोग, एकल महिलाओं को लेकर, एकल महिला जानते हैं ना, विडो, डिवोर्सी, सेपरेटेड जिनको बोलते हैं, उनको लेकर हम कार्यक्रम लेके आ रहे हैं कि एक महिला का पति जिस दिन उसकी मौत होती है, जिस दिन उसकी चिता जलेगी, उसी दिन से उसकी पेंशन शुरू हो जाएगी। उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। हम उत्पादकता बढ़ाने की बात कर रहे हैं, हम अंधविश्वास को खत्म करने की बात कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम एक वो कर रहे हैं। हमने शिक्षा को लेकर इनोवेटिव आइडियाज़ लाए हैं कि हम ब्लॉक लेवल पर कैडर बनाने जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं, हम एक स्पेशल मेडिकल को लेकर 4 साल का कोर्स चलाने की परिकल्पना ला रहे हैं कि एक 4 ईयर की BSc को हम करेंगे, जिसमें हम 2 साल किसी भी बच्चे को, विद्यार्थी को, वो नॉर्मल BSc पढ़ेगा और 2 साल उसको हम किसी हॉस्पिटल से अटैच कर देंगे ताकि वो जो प्राइमरी हेल्थ सिस्टम है उसको सुधार पाएगा। हम बुजुर्गों के लिए एक स्कीम लेके आ रहे हैं कि अभी जैसे आशा वर्कर होता है ना, और आशा वर्कर का काम होता है गर्भवती महिलाओं की देखभाल करना, आंगनवाड़ी वर्कर का काम होता है छोटे बच्चों की देखभाल करना है। आंगनवाड़ी स्कीम कौन लेके आया था? 1976 में कांग्रेस पार्टी। आशा वर्कर स्कीम कौन लेके आया था? कांग्रेस पार्टी। और हम बुजुर्गों की देखभाल के लिए एक नई आशा वर्कर की तरह की एक और कल्पना कर रहे हैं, जो सिर्फ बुजुर्गों की देखभाल करेगी। हर वार्ड में और हर पंचायत में एक वो होगी, वो हम बात करें, उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। तो गंदगी में जाने का हमारा इरादा नहीं है। हम चाह रहे हैं कि एक पॉजिटिव एजेंडा हमने तो किया है, इलेक्शन इस पर होना चाहिए। हम उन सब चीज़ों पर क्यों बात करें जो हमारा मुद्दा नहीं है। चलिए, यदि आपकी सरकार आती है स्टेट में, तो हमारी शुभकामनाएं कि आप जो घोषणा पत्र के जो भी बिंदु आपने बताए हैं पूरी तरह से उसमें अमल करें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। देखिए घोषणा पत्र पे जो करना है, एक लोहिया कहा करते थे कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। मैं उत्तराखंड के, मैं चूँकि आंदोलनकारी हूँ और मैं उत्तराखंड की जनता से, यहाँ के आंदोलनकारियों समूहों से मैं अपील करता हूँ कि आपकी जिम्मेवारी है कि घोषणा पत्र लागू हो। दबाव बनाइए सरकार के ऊपर, हर टाइम डंडा दे के रखिए कि बॉस आपने कहा। इसलिए मैंने घोषणा पत्र के अंदर वो सारे ऑप्शंस रखे हैं कि जहाँ पर सरकार को मजबूर होना पड़ेगा कि वो इसको हर साल रिपोर्ट दीजिए, हर साल हम उस पर कंसल्टेशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो काफ़ी दिलचस्प इन्होंने बात की घोषणा पत्र पे और काफ़ी तार्किक बात की। तो ये थे प्रेम बहुखंडी जी हमारे साथ।
आगे ऐसे और इंटरव्यूज़ हम आपके साथ करते रहेंगे। तब तक बने रहिए समय साक्षी के साथ।